अस्सलाम वालेकुम। मैं हैदर अली बिजारानी IR के पेपर 1 और पेपर 2 की लेक्चर सीरीज में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर में हमने फेमिनिस्ट क्रिटिक इन इंटरनेशनल रिलेशन को डिस्कस किया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज हम मार्क्सिज्म को डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मार्क्सिज्म आप किसी भी CSS के बुक में पढ़ें या सिलेबस के किसी भी बुक में पढ़ें तो वहाँ पे मार्क्सिज्म आपको उस हिसाब से क्लियर नहीं मिलेगा। और मार्क्सिज्म एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मार्क्सिज्म को न पढ़ने से, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर न होने से आपको ना तो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझ में आएगी, ना इम्पीरियलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ना ही मार्क्सिज्म का, और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट आपको हद से ज़्यादा कोई क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले मार्क्सिज्म को समझना हद से ज़्यादा बेहतर है। आज के इस लेक्चर में जो मेरे पास रेफरेंस है वो है दी बुक द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन नंबर 4, जो जॉन बैलेस और स्टीव स्मिथ ने लिखी थी। अब मार्क्सिज्म को समझने से पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहता हूं, जिससे मार्क्सिज्म के जो कोर कॉन्सेप्ट हैं जैसे वो क्लियर हो जाएं। कभी आपने सोचा है कि गरीब हमेशा गरीब क्यों होते हैं? कभी आपने ये भी सोचा है कि जो अमीर लोग हैं वो ज़्यादातर अमीर क्यों बनते जाते हैं? या मैं ये कहूँ, जैसे हमने अपने पसगिरदाई में या हमने मूवीज़ में भी ये देखा होगा कि जो गरीब हैं वो सदियों से बहुत पीढ़ी उनकी गरीब होती है। मतलब कि वो कहते हैं कि हमारे बड़े भी गरीब थे, उनके बड़े भी गरीब थे। और अगर रिच को हम देखें, जो अमीर लोग हैं, उनसे हमें ये मालूम होता है कि वो ख़ानदानी अमीर हैं। अब ये ख़ानदानी अमीर और ख़ानदानी गरीब का कॉन्सेप्ट उसने कहाँ से जन्म लिया? मतलब कि जब इंसान बने थे तो उस वक्त कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं था कि कोई ये बंदे ख़ानदानी गरीब होंगे या ये बंदे ख़ानदानी अमीर होंगे। तो ये सब क्यों है? ये हमें पता चलता है मार्क्सिज्म से। ये मार्क्स के आइडियाज़ हमें बताते हैं कि कोई ख़ानदानी गरीब क्यों और कोई ख़ानदानी अमीर क्यों। अब आगे देखें, यहाँ पे देखें कि ये एक जो दिखने में भी बड़ा वीक लग रहा है, ये दिखने में भी बड़ा रिच लग रहा है, बड़ा हेल्थी लग रहा है। तो आप देखें कि जो हेल्थी है उसको वो खिला रहे हैं जो गरीब हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है मार्क्सिज्म का। मार्क्सिज्म के लोग, मार्क्सिज्म को मानने वाले, या कार्ल मार्क्स ने भी यही आइडिया दिया था कि जो पुअर नेशंस हैं, जो गरीब स्टेट हैं, वही अमीर या रिच नेशंस को खिलाती हैं। मतलब कि उन्होंने, अगर यहाँ पे मैं देखूं कि एक रिपोर्ट आई थी SOAS यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन की, उन्होंने कहा कि हर साल $2 ट्रिलियन भेजे जाते हैं अमीर मुल्कों से, मतलब कि ग्लोबल नॉर्थ से, कहाँ? ग्लोबल साउथ की तरफ। ग्लोबल साउथ मतलब कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी तरफ भेजे जाते हैं हर साल 2 ट्रिलियन। और उसके बदले में जो गरीब कंट्रीज हैं वो पुअर कंट्रीज को जो वापस करती हैं वो करती हैं $5 ट्रिलियन। मतलब दिखने में तो ये लगता है कि भाई देखें कि अमीर कंट्रीज, मतलब कि डेवलप्ड कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो पुअर कंट्रीज की मदद कर रहा है, या IMF पुअर कंट्रीज की मदद कर रहा है, वो उन्हें लोन दे रहे हैं, वो उन्हें एड दे रहे हैं। मगर हकीकत में अगर देखें तो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है जिसकी कोई हकीकत नहीं, मगर वो जो पैसे देते हैं उससे कहीं ज़्यादा गरीब कंट्रीज जो हैं वो अमीर लोगों को, अमीर कंट्रीज को देते हैं, रिच नेशंस को देते हैं। तो यही है मार्क्सिज्म। अब वो सब क्यों, हम आगे देखते हैं। अगर हम और देखें तो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब ये क्या था कि 1990 में एक सर्वे की गई थी, जिस सर्वे में ये कहा गया था कि जो अमेरिकन थे वो 58 टाइम्स अमीर थे तंजानिया के लोगों से। मगर जब 2005 में ये सर्वे फिर की गई तो उसमें ये कहा गया कि ये जो 58 का नंबर था वो आगे बढ़कर 61 टाइम हो गया। तो ये सब क्यों? मतलब कि अगर रिच कंट्रीज मदद कर रहे हैं पुअर कंट्रीज की, तो फिर क्यों रिच कंट्रीज दिन ब दिन रिच होती जा रही हैं और पुअर कंट्रीज दिन ब दिन पुअर होती जा रही हैं? तो मतलब कोई चीज तो ऐसी है जिसकी वजह से
पुअर कंट्रीज पे या कोई सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी का ऐसा सेट हो चुका है जिसकी वजह से गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। तो ये सब हम आगे इस थ्योरी में देखेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि मसला कहाँ पे, जहाँ से ही गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। अगर फिर यहाँ, क्योंकि मैं ये रिपोर्ट्स इसलिए पेश कर रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की एडिशन 4 में मौजूद हैं। अगर आप वहाँ पे फर्स्ट जो चैप्टर है वो है कोल्ड वार के ऊपर, उसके बाद अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। और अगर फिर देखें कि अफ्रीका में सिर्फ एक बंदा, एक कोई बच्चा जो 3 बच्चों में प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करता है, मतलब कि आप हायर एजुकेशन पे नहीं जाएं। अगर हायर एजुकेशन पे हम चले गए तो फिर तो नंबर और ज़्यादा कम हो जाएगा, मगर जो प्राइमरी एजुकेशन है वो भी किसी खानदान के 3 बच्चों में से सिर्फ एक बच्चा ही अपनी तालीम को कंप्लीट करता है। तो ये सब क्यों? तो ये सब इसलिए मार्क्सिस्ट कहते हैं कि जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, मगर मतलब कि आपको मैं समझा दूं कि वेल्थ ऐसे डिस्ट्रीब्यूट की गई है जिससे गरीब दिन ब दिन गरीब होगा, अमीर दिन ब दिन अमीर होगा। अब आते हैं हम मार्क्सिज्म थ्योरी पे। ये तो एक कॉन्सेप्ट थे जिसको जो मैंने आपको बता दिए कि गरीब दिन ब दिन गरीब क्यों होता है। अब ये मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो है क्लास डिफरेंस की वजह से। मार्क्सिस्ट के हिसाब से 2 क्लासेस हैं दुनिया में। एक वो क्लास जिसके पास हैव्स है, मतलब सब कुछ मौजूद है। दूसरी क्लास वो जिसके पास हैव नॉट्स है, मतलब कुछ भी नहीं। या ये कहूँ कि एक वो क्लास जो ओनर है, दूसरी क्लास जो वर्किंग क्लास है। या ये कहूँ कि एक क्लास जो एलीट क्लास है, दूसरी क्लास जो पुअर क्लास है। अब जो ओनर क्लास जिसके पास मतलब कि फैक्ट्री अगर है, कोई फैक्ट्री का मालिक, वो है ओनर। और वर्किंग क्लास जो उस फैक्ट्री में काम करने वाला बंदा। तो यहाँ पे आप देखें तो ओनर जो उस फैक्ट्री का मालिक होगा वो स्ट्रक्चर को ऐसे सेट करेगा जिससे हद से ज्यादा जो फायदा होगा वो सिर्फ ओनर को होगा। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ इकोनॉमिक डिफरेंसेस इन सोसाइटी। अब ये जो सारा मसला हो रहा है वो इकोनॉमिक डिफरेंसेस की वजह से हो रहा है, क्योंकि जो वेल्थ है, वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। और इसकी वजह से मार्क्सिस्ट कहते हैं कि दुनिया के अगर सच को समझना है तो हमें हर चीज को देखना होगा, सच को टोटलिटी में हमें एनालाइज करना होगा। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये अमीर है तो हमें ये देखना होगा कि ये अमीर क्यों है, या ये दिन ब दिन अमीर क्यों होता जा रहा है। हमें सारे सिस्टम को टोटलिटी में देखना होगा, हर एंगल में देखना होगा। और दूसरा नंबर यहाँ पे मैंने लिखा है कि फोकस ऑन कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड क्लास रिलेशन विद इन कोर यूरोपियन स्टेट। अब जो मार्क्स के जो आइडियाज हैं उसने कोर जो यूरोपियन स्टेट्स थी उनको देखकर अपने एनालाइज किए थे अपने आइडियाज को। उन्होंने कहा था कि जो कोर यूरोपियन जो स्टेट्स हैं उसमें 2 ही क्लासेस हैं, एक ओनर क्लास और दूसरी वर्किंग क्लास, जो गरीब वहां पे मजदूर जो काम करते हैं, मतलब कि एक जमींदार दूसरे वहां पे काम करने वाले उन जमीनों में। अब जो मेहनत करते हैं वो कहते हैं मजदूर, और उनकी मेहनत से जो सरप्लस जो फायदा मिलता है वो किसको मिलता है? वो एलीट क्लास या ओनर क्लास को ही मिलता है। तो यही मार्क्सिज्म का मेन आइडिया है जिसमें उन्होंने क्लास को तकसीम किया। और दूसरी बात, कैपिटल क्लास विल इवेंचुअली कोलैप्स। और मार्क्सिज्म ने यह भी कहा कि ये जो एक इनइक्वलिटीज हैं, क्रास रूट इनइक्वलिटीज हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यूरोप के अंदर, क्योंकि मार्क्स का जब आइडिया आया था उसने यूरोप के पर्सपेक्टिव में दिया था। उसने कहा कि यूरोप एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने मजदूर तबके को। यूरोप की जो वेल्दी क्लास है वो अपने मजदूर तबके को एक्सप्लॉइट कर रही हैं। तो लास्ट में क्या होगा कि मजदूर तबका, गरीब तबका जिसके पास कुछ भी नहीं, वो उन लोगों के खिलाफ एक क्लास स्ट्रगल उठाएगा, वहां पे इनकलाब आएगा। इनकलाब आने के बाद जो कैपिटलिस्ट निज़ाम, जिसे साम्राज्य निज़ाम कहा जाता है, वो ख़त्म हो जाएगा। और ख़त्म होने के बाद ही दुनिया में सब इक्वल हो जाएंगे, और फिर जो क्लास स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो वेल्थ की डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फिर री इंटरप्रिएट किया जाएगा, जिससे हर आदमी को
गरीब हो या अमीर हो उनमें वेल्थ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसमें दुनिया में फिर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रियलिज्म और आइडियलिज्म के जो आइडियाज हैं मार्क्सिज्म के आगे वो इर्रिलेवेंट हैं, क्योंकि रियलिज्म के लोग कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश है, आइडियलिज्म के लोग कहते हैं कि ह्यूमन नेचर सेल्फिश नहीं, अच्छी नेचर है। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि भाई ह्यूमन नेचर का कोई भी ताल्लुक नहीं दुनिया की किसी भी क्लासेस के साथ, मगर ये कुछ क्लासेस बनी हुई हैं, एक ओनर क्लास, दूसरी वर्किंग क्लास। जो ओनर क्लास है वो हमेशा एक्सप्लॉइट करती है अपनी वर्किंग क्लास को, तो इसका कोई भी ताल्लुक नहीं ह्यूमन नेचर के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब ये बड़ा मजेदार पॉइंट, अगर आपको ये बात समझ आ गई तो ऐसे समझें कि मार्क्सिज्म आपके फिंगर टिप पे होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि चेंज इन इकोनॉमिक बेस, जब भी इकोनॉमिक बेस में चेंज आएगी ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन लीगल एंड पॉलिटिकल सुपर स्ट्रक्चर। मतलब कि जब भी इकोनॉमिक बेस में चेंज आई तो दुनिया के सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे इकोनॉमिक बेस क्या है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि सुपर स्ट्रक्चर दुनिया का क्या है। अब देखें इकोनॉमिक बेस में दो ही चीजें आती हैं एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जराए पैदावार, दूसरी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन समझाने के लिए मैं थोड़ा आपसे टाइम लूंगा, मगर यहाँ पे मैं ये समझें, ये कहा गया है कि जैसे ही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलप होती है, जैसे लेट सपोज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई, अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे डेवलपमेंट होगी। लेट सपोज कि हम आगे की स्लाइड में जा रहे हैं, उसके बाद फिर वापस आ रहे हैं। अब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन डेवलपमेंट ऐसे होती है कि लेट सपोज कि हम हंटर एज में चले गए, तो हंटर एज में जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थी वो यही था, जराए पैदावार यही थी कि किसी भी लोगों ने शिकार किया, शिकार करने के बाद जो जानवर उन्हें हाथ आया उन्होंने खाया, मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उस वक्त वही थी। अब लेट सपोज कि उस वक्त कुछ लोग थे जिन्होंने कोई छोटा जानवर पकड़ा, किसी बंदे ने उससे थोड़ा ज्यादा जानवर अच्छा जानवर पकड़ा, और दो लोग ऐसे थे जिसने कोई बड़ा जानवर पकड़ा। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस वक्त ऑन कौन कर रहे हैं, जिन्होंने किसी बड़े जानवर का शिकार किया। तो उसके बाद जैसे ही डेवलपमेंट हुई, जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हंटिंग एज से चेंज होकर एग्रीकल्चर की तरफ आई, तो उस वक्त वो लोग जिन्होंने एग्रीकल्चर में अपने जोहर दिखाए, जो एग्रीकल्चर में एडवांस थे, तो वही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में वो आगे बढ़ गए। मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से चेंज होकर जो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो भी चेंज हुए तो वो ही दुनिया के सुपर स्ट्रक्चर पे डोमिनेंट हो जाएंगे। जब वो दुनिया के सुपर स्ट्रक्चर पे डोमिनेंट होंगे तो वो दुनिया का सुपर स्ट्रक्चर ऐसा डिजाइन करेंगे जिसमें सिर्फ उनको फायदा हो। अब सुपर स्ट्रक्चर क्या है? सुपर स्ट्रक्चर मतलब कि दुनिया का पॉलिटिकल निजाम, दुनिया की इकोनॉमी का निजाम, दुनिया की एजुकेशन का निजाम। देखें, कभी आपने यहाँ पे सोचा है कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, मगर पाकिस्तान में एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज जो हैं वो बिल्कुल भी कम है। हाँ, होना तो ये चाहिए था कि हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारे पास एग्रीकल्चर का काम ज्यादा होता, मगर हमारे पास इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर जो सेट किया गया है, हम सब कंट्रीज, हमारे सारे लोग उन सुपर स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं। अब सुपर स्ट्रक्चर किन्होंने सेट किया? जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। तो यही है मार्क्सिज्म का आइडिया। फिर वापस आते हैं, उन्होंने कहा कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे डेवलप होती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि हंटिंग एज से आए एग्रीकल्चर की तरफ, तो उससे क्या होता है कि प्रीवियस रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बिकम आउटमूडेड। अब फिर आगे की स्लाइड पे आते हैं। जैसे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुई तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो प्रीवियस थी वो खत्म हो जाती है। मतलब कि पहले जो लोग थे वो शिकार करते थे, और जिन्होंने बड़ा शिकार किया वो खुद को बहुत ही अच्छा समझते थे, मगर जैसे ही ये एडवांसमेंट आ गई तो उनके बाद अब अच्छा समझा जाएगा, अब काबिल उनको समझा जाएगा जो एग्रीकल्चर में बेस्ड हैं। तो फिर पीछे आ जाते हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन भी चेंज होती है, और इससे क्या होता है? इससे एक सोशल चेंज आती है, जहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन आर ट्रांसफॉर्म, जहां पे रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन से वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। मतलब कि लोग हंटिंग एज से
एग्रीकल्चर एज में आएंगे, क्योंकि हम मिसाल उनका दे रहे हैं। इन बिड टू सीक द न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वो क्यों आते हैं इसमें? वो सिर्फ हंटिंग एज से लोग क्रॉस करके एग्रीकल्चर की एज में सिर्फ इसलिए आते हैं जैसे वो इस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, इस ज़राए पैदावार को ऑन कर सके। और उसके बाद क्या होता है, दोज हु ओन्स मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दे ऑलवेज डोमिनेट द सोसाइटीज। अब आ जाते हैं आगे। वो सब इसलिए होता है कि जिन्होंने भी इस मीन्स ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जब ट्रांसफॉर्म हुई यहाँ पे, तो जिन्होंने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को यहाँ पे ऑन किया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के चेंज होने से ऑन किया, वो यहाँ पे डोमिनेट करेंगे। अब वो डोमिनेट करने के बाद, जैसे मैंने पहले ही बना दिया, वो सोसाइटी के सुपर स्ट्रक्चर्स को बनाएंगे। अब सुपर स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया, एग्रीकल्चर का निज़ाम, पॉलिटिकल निज़ाम और बहुत से, जैसे एजुकेशन का निज़ाम, वो सारे ऐसे बनाएंगे जिसमें सिर्फ प्रॉफिट उनको होगा जो ओनर क्लास है, जो दिखने में तो बहुत कम है। मतलब कि कहा जाता है कि जो ओनर या एलीट क्लास है वो 20% है दुनिया में, मगर वो सुपर स्ट्रक्चर को ऐसे सेट करेंगे जिसमें प्रॉफिट सिर्फ उसको होगा, एलीट क्लास को कोई प्रॉफिट, जो पुअर क्लास हैं, पुअर क्लास को कोई भी प्रॉफिट नहीं होगा। इस बातों की वजह से पुअर दिन ब दिन पुअर होते जा रहे हैं और अमीर दिन ब दिन अमीर होते जा रहे हैं। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पे कहा जाता है कि ओनर क्लास जो है और वर्किंग क्लास। अब ओनर क्लास क्या करती है कि ओनर क्लास ने किसी कोई फैक्ट्री लगा दी, तो फैक्ट्री लगाने के बाद वो जो वेजेस देंगे वर्किंग क्लास को, वो इतने वेजेस होंगे जिससे उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो पाएंगी। और इसी बात की वजह से कहा जाता है कि पावरफुल एंड वेल्थी कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एट द एक्सपेंस ऑफ वर्किंग क्लास। अब काम कौन करेगा? खेतों में काम करने वाले मजदूर होंगे, वहां पे बैठा कौन होगा? लैंडलॉर्ड बैठा होगा। तो काम करने वाले जो लोग होंगे, जो गरीब होंगे, वो उन पे काम करेंगे, जिससे सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो मिलेगा उस लैंडलॉर्ड को। लेट सपोज कि मैं एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखता हूं, तो मुझे इस बात का अंदाजा है, मुझे इस बात का इल्म है कि अगर कहीं पे भी जमीन में ये सिस्टम होता है कि वो गंदम का हिसाब लगाते हैं कि गंदम का कोई फिक्स कोई रेट नहीं होता, कि कभी किसी मरतबा गंदम के रेट ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी गंदम के रेट कम हो जाते हैं। और ये भी है कि जो जरेब, जो उनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो पर एकड़ कभी अलग होती है, कभी अलग होती है। तो इससे ये होता है कि एक जमींदार के पास बहुत ज़मीनें होती हैं, मगर जो मजदूर वहाँ पे काम करता है वो 8 जरेब में या 10 जरेब में काम करता है। तो उसकी ज़मीन कितनी अच्छी हो या कितनी बुरी हो, उससे ज़मींदार को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब कि जमींदार को तो प्रॉफिट मिल ही जाता है, मगर जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलता। और यही मार्क्सिस्ट कहते हैं कि यही दुनिया में ग्रास इनइक्वलिटीज हैं, जिसकी वजह से गरीब दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है। तो इसकी सॉल्यूशन क्या है? इसकी सॉल्यूशन ये है कि प्राइवेट ओनरशिप खत्म कर दो। मतलब कि किसी बंदे के पास जमीन नहीं हो, किसी अगर मुल्क, क्योंकि मार्क्सिस्ट, आपको मैं बता दूं, मार्क्सिस्ट मुल्कों के लिए नहीं कहते, वो क्लासेस के लिए कहते हैं। तो फिर भी हम अगर कहें तो यहाँ पे कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं हो, मतलब कि फैक्ट्री कोई एक बंदा नहीं लगाए, फैक्ट्री वो स्टेट लगाए। स्टेट लगाने में ये फायदा होगा कि सब उसमें हिसाब से काम करेंगे और स्टेट उनकी जरूरियात, उनकी मेहनत के हिसाब से उन्हें उनके पे करेगी। और दूसरा ये कि स्टेट ओन डिपार्टमेंट हो, जैसे मैंने आपको बता दिया, एग्रीकल्चर उसे स्टेट ओन करे, या जैसे पीआईए उसे स्टेट ओन करे, रेलवे उसे स्टेट ओन करे। तो यही कहते हैं मार्क्सिस्ट के यही चीजें आप करें जिससे वो क्लासेस का जो डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। और दूसरा नंबर पॉइंट ये मार्क्सिस्ट कहते हैं कि ह्यूमन एलिनेशन। अब ह्यूमन एलिनेशन को अगर हम देखें तो मार्क्सिस्ट कहते हैं कि लेट सपोज कि एक फैक्ट्री लगी किसी भी कंट्री में या किसी भी गांव में, लेट सपोज मेरे गांव में कोई फैक्ट्री लगी। अब फैक्ट्री लगने के बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे मजदूर तबका है उससे ये लगेगा कि ये हमारे लिए बड़ी प्रॉफिट वाली चीज है, मगर देखा जाए उनके लिए वो प्रॉफिट वाली चीज है नहीं, क्योंकि
وہاں پہ بہت سے مزدور کام کریں گے. جب مزدور کام کریں گے، اگر ایک مزدور کو وہاں پہ تنخواہ تو مل رہی ہے، مگر وہ تنخواہ اتنی ملے گی جس میں اس کے گھر کے جو اخراجات ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے. اگر وہ کبھی بھی کہے گا کہ مجھے میری سیلری بڑھا دیں، تو وہاں پہ ظاہر بات ہے اس کا فیکٹری کا اونر یہی کہے گا کہ اگر آپ کو کام نہیں کرنا تو میرے پاس اور بھی زیادہ مزدور ہیں. تو کیا ہوگا کہ وہ نہ ہی تو فیکٹری سے نکل پائے گا اور نہ ہی تو ان کے گھر کے اخراجات پورے ہوں گے. مطلب کہ وہ وہاں پہ ہی ہر جگہ پہ وہ ڈسکریج اور ہر جگہ پہ وہ پور پہ پور ہوتا جائے گا. دوسرا نمبر، ہیومن لیبر از ناٹ فار ہیومن بٹ فار مارکیٹس اینڈ ایلیٹ کلاس. اب بڑا زبردست پوائنٹ. لیٹ سپوز کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ہم زمیندار طبقے سے میں تعلق رکھنے والا بندہ ہوں. وہاں پہ جب مجھے بہت سی چیزوں میں ایکسپیرینس وہاں پہ ملتا ہے، تو وہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ جب ہمارے جو وہاں پہ مزدور ہیں جب کام کرتے ہیں، جب حساب کتاب رکھا جاتا ہے تو وہ گندم سارا اٹھا کے اپنے گھروں میں رکھتے ہیں. مطلب کہ وہ مارکیٹ میں بیچتے نہیں. تو میں نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ اس گندم کو مارکیٹ میں رکھیں کیونکہ مارکیٹ میں رکھنے کے بعد آپ کو کچھ پیسے ملیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم مارکیٹ میں اس لیے نہیں بھیج رہے کہ لیٹ سپوز کہ ہمارے گھر میں 20 لوگ ہیں. اب 20 لوگ یہ 6 منتھ تک وہ گندم کھا سکیں گے. اگر ہم یہی گندم مارکیٹ میں بھیجیں تو اس کے بعد وہی گندم جس پہ ہم نے محنت کی، جس کو ہم نے تیار کیا، جس کو ہم نے کاٹا، مطلب کہ 6 منتھ تک جس پہ ہم نے محنت کی، وہ گندم اتنا مارکیٹ میں مہنگا ہو جاتا ہے جس سے ہم خرید نہیں پاتے. مگر جب ہم مارکیٹ میں بھیجنے جاتے ہیں، بیچنے جاتے ہیں، تو اس وقت ہمیں مارکیٹ کی طرف سے اتنے پیسے نہیں ملتے. مگر جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو مارکیٹ میں بہت مہنگا ملتا ہے. تو اس بات کی وجہ سے جو ہماری محنت ہے، ہماری محنت کا فائدہ مارکیٹ کو ہو رہا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہی مارکسسٹ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو سپر اسٹرکچر ہے، سپر اسٹرکچر ایلیٹ کلاس نے تیار کیا ہے، جس کی وجہ سے غریب دن بدن غریب ہوتا جا رہا ہے. دوسری بات آپ کو بتا دیں کہ دی ایلیٹ کلاس ہیز ڈیولپڈ دا اسٹرکچر آف دا سوسائٹی ان دا وے وچ فیورز دیم ناٹ اونلی تھرو مینس آف پروڈکشن. مینس آف پروڈکشن مطلب کہ ذرائع پیداوار سے صرف اس سے ان کو فیور نہیں ملتی، بٹ آلسو وتھ آئیڈیاز اینڈ آئیڈیالوجی. اب یہ بڑا مزیدار پوائنٹ ہے. مطلب کہ ایلیٹ کلاس نے جو سپر اسٹرکچر سوسائٹی کا تیار کیا ہے، صرف مینس آف پروڈکشن سے انہیں فائدہ نہیں ملتا، مگر آئیڈیالوجی بھی ان کو فیور کرتی ہیں. آپ کسی بک کو پڑھیں وہ بھی ایلیٹ کلاس کو فیور کرے گا. آپ میڈیا کو سنیں وہ ایلیٹ کلاس کو فیور کرے گا. مطلب کہ سوسائٹی کا اسٹرکچر ہی ایسے سیٹ ہے جو ایلیٹ کلاس کو ہی فیور کرتا ہے. اب یہ تھا میرا لیکچر مارکسزم پہ. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں. تھینک یو. دیٹس آل.